Hello and welcome back to Due Simplified, your only spot for simple learning. हम वापस आ गए हैं अपने सब्जेक्ट AEC की वीडियो पर, जो है हमारा एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 2। इस बार हम अपनी यूनिट 6 को कवर करेंगे, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अब इस यूनिट का सिलेबस देख लेते हैं पहले। इसके सिलेबस में हमारे पास पहली जो चीज़ आती है, पहला जो टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके लेवल्स क्या हैं अलग अलग, उसके बारे में भी जानना है। सेकंड टॉपिक, इंडिया एज अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन विद बायोजोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, एंडेमिक और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती हैं, और IUCN की रेड लिस्ट क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं। वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे एंड स्कैर्ड ग्रूव्स के बारे में। थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी जैसे पोचिंग, मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स, बायोलॉजिकल इन्वेजन, करंट मास एक्सटेंशन क्राइसिस, इन सब के बारे में भी हमको पढ़ना है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। कीस्टोन, फ्लैगशिप, अम्ब्रेला एंड इंडिकेटर स्पीशीज़ क्या होती हैं, इनके बारे में भी पढ़ना है। सेकेंड लास्ट टॉपिक है स्पीशीज़ रीइंट्रोडक्शन एंड ट्रांसलोकेशन। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट से, वो है केस स्टडीज़, इश्यूज, मूवमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स। तो अब हम अपना फर्स्ट जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं, डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की क्या डेफिनेशन होती है? ये एक वाइडली एक्सपेक्टेड डेफिनेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ, किसने रिलीज़ करी थी? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ने रिलीज़ करी थी। इसमें ये बोलते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो एक वेरिएबल है अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बहुत अलग अलग टाइप्स और काइंड्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर बड़े ऑर्गेनिजम्स, सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर आ जाते हैं फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जैसे कि हमारा टेरेस्ट्रियल है लैंड, मरीन यानी कि वाटर, एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। उसके बाद ये बोलता है कि बहुत सारे ऐसे इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जहाँ पर हमें बहुत सारी अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है, अलग अलग काइंड्स, फिर उनके सब पार्ट्स लाइक सब कैटेगराइजेशन भी होता है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि इकोसिस्टम के अंदर जो जो टाइप्स के वैरायटीज़ हमें देखने को मिलते हैं ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड एनीथिंग, वो सब हमारा बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है। अगर हम इनको और सिंपल टर्म्स में जानें तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जितने भी टाइप्स की लाइफ्स हैं हमारे अर्थ के ऊपर, रिचनेस ऑफ लाइफ है अर्थ के ऊपर, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, चाहे प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, या फिर पूरे के पूरे इकोसिस्टम्स, वो सब हमारे बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। लेवल्स कितने होते हैं? 3 लेवल्स होते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के। अब पहला लेवल है जेनेटिक डाइवर्सिटी, उसके बाद आएगा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी एंड द लास्ट वन इज़ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब हम पहले जानते हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जब जीन्स के लेवल पर लाइक केमिकल कॉम्पोजिशन के लेवल पर वेरिएशंस होते हैं एक ही स्पीशीज़ के अंदर, एक ही टाइप के स्पीशीज़ के अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल अलग अलग होता है, उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। हर एक इंडिविजुअल का एक स्पीशीज़ के अंदर एक यूनिक जेनेटिक मेकअप होता है, यानी कि यूनिक जेनेटिक कॉम्पोजिशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने ह्यूमंस को ही ले लीजिए। ह्यूमंस भी सबका बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन सबका जो भी लाइक उनका फेशियल गेटअप है या फिर उनकी पर्सनालिटी है वो डिफरेंट होती है। ये जो जेनेटिक डिफरेंसेस हैं ये हमें मदद करते हैं कि स्पीशीज़ कैसे चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस में अपने आप को अडेप्ट करती हैं, अपने आप को डिसीज़ से बचाती हैं, और कैसे वो सर्वाइव कर पाते हैं थ्रू आउट द टाइम। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ राइस को हम उगाते हैं अलग अलग जगहों पर। वीट के बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं एंड मैंगो के भी बहुत सारे रीजनल वैरायटीज़ होते हैं। तो ह्यूमन डिफरेंसेस भी, जैसे हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी का अगर हम एग्जांपल लें तो जो मैंने आपको बताया था कि सबका बॉडी स्ट्रक्चर सेम होता है बट डिफरेंस आता है हाइट, स्किन कलर और फेशियल एक्सप्रेशंस फीचर्स में।
उसके बाद इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी का, ये हमारी एडेप्टेबिलिटी कैटेगरी और सर्वाइवल परसेंटेज को इन्हांस करता है, इंक्रीज़ करता है। सेकेंड पॉइंट कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चर और ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो रहे हैं, वैसे ही हमारी सॉइल की जो क्वालिटी है, सॉइल के जो रिक्वायरमेंट्स हैं एंड सॉइल टाइप के अकॉर्डिंग जो क्रॉप्स हमें ग्रो करने चाहिए वो भी हमारे डिफरेंट हैं। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जेनेटिक डाइवर्सिटी का वो है कि ये हमारा एक्सटेंशन का रेट रिड्यूस कर देता है, क्योंकि जब जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से जो नए वेराइटीज़ आ रहे हैं नए एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ में, वो अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगे टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस, जिसकी वजह से उनका जो नंबर है वो एक्सटेंट नहीं होगा, एंडेंजर्ड भी नहीं होगा, दे विल कंटिन्यू टू लिव ऑन द लैंड। उसके बाद आता है हमारा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेराइटी, डिफरेंट वेराइटी हमें मिल जाता है एक ही पर्टिकुलर रीजन में, उसको हम बोलते हैं स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। अब स्पीशीज़ डाइवर्सिटी के अंदर भी हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक है स्पीशीज़ रिचनेस, यानी कि कितने नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर रीजन में, और सेकंड आता है स्पीशीज़ इवननेस, यानी कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन लेवल है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्पोजिशन है इंडिविजुअल्स का एक ही स्पीशीज़ के अंदर। ठीक है, कुछ रीजन्स जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स हैं, वहाँ पर बहुत सारी हमें स्पीशीज़ डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, लेकिन डेजर्ट्स में बहुत कम होता है ये डाइवर्सिटी, क्योंकि वहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस नहीं होते हैं सर्वाइवल के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के, इसलिए वहाँ पर जो लीस्ट नंबर ऑफ डाइवर्सिटी हमें देखने के लिए मिलता है। सबसे ज़्यादा हमें डाइवर्सिटी कहाँ देखने के लिए मिलती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं कैसे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी का हम समझ सकते हैं। एक फॉरेस्ट है जहाँ पर ट्रीज़ हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, मैमल्स हैं, फंगस है, सारी चीज़ें हैं। तो फॉरेस्ट में जब हम ट्रीज़ की बात करेंगे तो ट्रीज़ जो हैं वो डिफरेंट है, वे बर्ड से बर्ड्स डिफरेंट हैं, इंसेक्ट से इंसेक्ट्स, मैमल्स से डिफरेंट होते हैं। ऐसे ही हमारी सारी जो भी स्पीशीज़ हैं अलग अलग, वो एक साथ रहती हैं, इसी को हम बोलते हैं स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए। अब इसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, ये एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखता है हमारे एनवायरनमेंट में, फूड चेन्स और फूड वेब्स को सपोर्ट करता है। उसके बाद लास्टली ये इंक्रीज़ करता है इकोसिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी और रेजिलियंस। उसके बाद हमारा जो अगला टाइप का डाइवर्सिटी और लास्ट टाइप है वो है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, ये हमें बताता है कि क्या कितने टाइप्स के वैरायटी हैं हमारे पास इन द सिस्टम ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कि क्या क्या हमारे पास इकोसिस्टम्स होते हैं एक ही पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो हम अब देख सकते हैं। एक इकोसिस्टम के अंदर दो टाइप्स की चीज़ें आती हैं, एक आता है उनका लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको हम बोलते हैं बायोटिक, और एक होता है उनका फिजिकल एनवायरनमेंट जिसको हम बोलते हैं अबायोटिक। अब इन सारी चीज़ों को आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि बायोटिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, और अबायोटिक में आता है हमारा वाटर, सॉइल, एयर। डिफरेंट इकोसिस्टम के पास डिफरेंट क्लाइमेट होता है, अलग टाइप का सॉइल होता है, अलग टाइप की वाटर अवेलेबिलिटी होती है, और बहुत सारी स्पीशीज़ का इंटरेक्शन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट है, एक अलग टाइप का इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड्स अलग टाइप का इकोसिस्टम है, डेजर्ट्स, वेटलैंड्स, ओशियंस, ये सारी इकोसिस्टम अब एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। एक एग्जांपल मैनग्रोव इकोसिस्टम का क्या है, सुंदरबंस, ये आपको याद होना चाहिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। डेजर्ट इकोसिस्टम का क्या एग्जांपल्स हैं, ऑब्वियसली डेजर्ट्स हमारे, चाहे वो कोल्ड डेजर्ट हो या फिर हॉट डेजर्ट। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि ये अलग अलग हैबिटेट्स को, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करता है कि वो अपनी लाइफ को वहाँ पर सर्वाइव कर सकें। उसके बाद जो सेकेंड हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है कि इकोसिस्टम जो है हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट रेगुलेशन, वाटर प्योरिफिकेशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होगी, जहाँ पर आपको नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़ाया गया होगा।
कैसे राइजोबियम हमारा हेल्प करता है नाइट्रोजन के कॉम्पोजिशन को बैलेंस करने के लिए सॉइल में भी और हमारे एनवायरनमेंट में भी। उसके बाद लास्ट इम्पोर्टेंस जो है वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की, वो है कि कैसे ये इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हमारे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करता है, बैलेंस करके रखता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो है इंडिया एज अ मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन। इंडिया एक एग्जाम्पल है मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन का। अब ऐसा क्यों है, इंडिया को क्यों एक मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन बोला जाता है? इंडिया को 17 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ में से एक माना गया है, एक रिकग्निशन मिला है। कहाँ मिला है? कंजर्वेशन और इंटरनेशनल में। ठीक है, यहाँ पर जो भी हमारी मीटिंग्स हुई थी, जो भी हमारा क्राइटेरिया सेट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग इंडिया भी 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ में, जितनी भी वर्ल्ड में 17 हैं, उनमें से एक हमारा इंडिया भी है। अब इंडिया मेगा डाइवर्स क्यों है? क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली 2.4% वर्ल्ड का लैंड एरिया कवर करता है, और इस वर्ल्ड 2.4% लैंड को जो ये कवर करता है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8% हमारे पास रिकॉर्डेड स्पीशीज़ हैं। यानी कि 7 to 8% डिफरेंट स्पीशीज़ जो भी कि वर्ल्ड में पाई जाती हैं, वो हमारे इंडिया में ऑलरेडी प्रेजेंट है। वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें देखने के लिए मिलता है, यानी कि माउंटेन रीजन भी है हमारे पास, कोस्टल रीजन्स भी हैं हमारे पास, डेजर्ट्स भी हैं। तो बहुत सारी अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें देखने के लिए मिलती हैं। उसके बाद आता है प्रेजेंस ऑफ डाइवर्स इकोसिस्टम, यानी कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम भी मिलते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट हैं तो हर क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका डाइवर्स इकोसिस्टम भी होगा। फॉर एग्जांपल हमने पहले भी पढ़ा था फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, वेटलैंड्स, डेजर्ट, कोस्टल एंड मरीन एरियाज़। उसके बाद यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है, जो कि हमारे कंजर्वेशन ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं। यहाँ पर इंडिया के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 47,000 प्लांट स्पीशीज़ को देखा गया है, ऑब्ज़र्व किया गया है, एंड अप्रॉक्सीमेटली 91,000 एनिमल स्पीशीज़ को। ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल है यहाँ पर एंडेमिज़म का, यानी कि एंडेमिज़म का मतलब क्या होता है? ऐसी स्पीशीज़ जहाँ जो हमारे वर्ल्ड में कहीं और नहीं मिलती हैं, सिर्फ हमारे इंडिया में इनको देखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बायो जोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया। कितने अलग अलग टाइप के हमारे पास जोग्राफिक जोन्स हैं बायोलॉजी के अंदर। इंडिया जो डिवाइडेड है वो 10 बायो जोग्राफिक जोन्स के ऊपर डिवाइडेड है, जो कि हमारा बाइफर्गेशन किस बेसिस पे हुआ है? क्लाइमेट के बेसिस पे, ज्योग्राफी के बेसिस पे, बायोडाइवर्सिटी के बेसिस पे। और ये जो हमारा लाइक कैटेगरी है कि इन बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा, वो किसने दिया है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने दिया है। अब हम पढ़ते हैं 10 जोन्स कौन कौन से थे। पहला जो जोन है वो है ट्रांस हिमालयन जोन। ट्रांस हिमालयन जोन में हमारे पास आता है कोल्ड डेजर्ट, जैसे कि लद्दाख और स्पीति। आपको इनका नाम पता होना चाहिए और इनके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। हिमालयन जोन में हमारे पास आते हैं माउंटेन इकोसिस्टम्स, जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा हाई डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। उसके बाद थर्ड नंबर हमारे पास आता है इंडियन डेजर्ट्स, जहाँ पर हमारे पास हॉट वाले डेजर्ट रीजन्स आते हैं। ट्रांस हिमालयन जोन में हमारे पास कोल्ड डेजर्ट्स थे, और इंडियन डेजर्ट में जब हम कैटेगराइज करेंगे वहाँ पर हमारे पास थार डेजर्ट रीजन्स आएंगे। डी हमारा है सेमी एरिड जोन। सेमी एरिड जोन में हमारे पास एक ट्रांजिशन देखने के लिए मिलता है। ऐसे एरियाज़ होते हैं जो डेजर्ट से फर्टाइल लैंड की तरफ कन्वर्ट होते हैं, यानी कि ऐसी बाउंड्री, एक ऐसा ट्रांजिशन पीरियड जो डेजर्ट से फर्टाइल लैंड के बारे में बात करता है। फिफ्थ हमारे पास आता है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में क्या होता है? बहुत ज़्यादा माउंटेन रेंजेस हमें देखने के लिए मिलती हैं, जहाँ पर बहुत सारी रिच बायोडाइवर्सिटी होती है। अब माउंटेन्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। हमारे पास सिक्स्थ टाइप ऑफ जोग्राफिक जोन जो है वो है डकन प्लेट्यू। डकन प्लेट्यू में हमारे पास बहुत बड़ा, जैसे प्लेट्यू की बात हो रही है तो ऑब्वियसली जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला रीजन है इंडिया में, ये उसकी बात हो रही है।
फिर उसके बाद 7th हमारे पास आता है गैंगेटिक प्लेन्स। गैंगेटिक प्लेन्स में क्या होता है, जो भी हमारे फर्टाइल रिवर बेसिन्स हैं, जितने भी हमारे इंडिया में रिवर बेसिन क्या होता है, रिवर के आसपास का जो लैंड होता है जहाँ पर हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, वो हमारा फर्टाइल रिवर बेसिन होता है। 8th हमारे पास है नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला रीजन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और बहुत ही घने जंगल होते हैं, डेंस फॉरेस्ट होते हैं। 9th हमारा है आइलैंड्स। आइलैंड्स में ऑब्वियस सी बात है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आएंगे मेजरली, क्योंकि वो इंडिया का ही पार्ट है। एंड कोस्ट में हमारा आता है ईस्टर्न या फिर वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स, जितने भी इंडिया में प्रेजेंट हैं वो सब कोस्ट के अंदर आते हैं। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ऑल्दो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉमेंट इन बिलो। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होता है, देखो बायोडाइवर्सिटी हमें पता है क्या है, हम स्टार्टिंग से इस यूनिट में बायोडाइवर्सिटी की ही बात कर रहे हैं। अब हॉटस्पॉट्स से क्या मतलब है कि ये एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर हमें बहुत हाई अमाउंट में एंडेमिक स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं और उसके पास एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट उसका खो चुका होता है। तो ऐसी जगहों को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ये कॉन्सेप्ट जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का आया था वो किसने डेवलप किया था, नॉर्मन मायर्स ने। ये नाम आप याद कर सकते हैं। अब हॉटस्पॉट्स जो अलग अलग लोकेशंस हैं इंडिया के अंदर वो कौन सी हैं, इंडिया के पास मेजरली 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं जिनको ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया है। उसमें से हमारे पास फर्स्ट वाला है हिमालय, सेकंड है इंडो बर्मा यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के आसपास वाला एरिया होता है। थर्ड है हमारे पास वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका। उसके बाद आता है सुंदरलैंड, जिसके अंदर हमारे निकोबार आइलैंड्स भी आते हैं। अंडमान एंड निकोबार वी हैव 2 आइलैंड्स, उसमें से जो सुंदरलैंड है वो है हमारा निकोबार आइलैंड्स के अंदर। अब अगर हम सोचें कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का इम्पोर्टेंस क्या होता है, लाइक उनको क्यों उनका एक्सेप्टेंस या उनको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज्ड एरिया होते हैं हमारे कंजर्वेशन एफ़र्ट्स के लिए। वहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें प्रायोरिटी रखनी पड़ती है अपने कंजर्वेशन प्रोग्राम, स्कीम, सारी चीज़ों को फॉलो करने के लिए। उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा रेयर और एंडेमिक स्पीशीज़ का एरिया होता है, इसीलिए भी इसको वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और इनको अलग से ही कैटेगराइज किया गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है एंडेमिक एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ इंडिया। एंडेमिक का मतलब क्या होता है, एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है। स्पीशीज़ हमें पता है वैरायटी टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इंडिया के अंदर कौन सी एंडेमिक और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं वो देख लेते हैं। एंडेमिक स्पीशीज़ का मतलब होता है ऐसी स्पीशीज़ जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन में हमें देखने के लिए मिलती हैं और कहीं भी हमें उनको देखना नहीं मिलेगा, वो सारी स्पीशीज़ होती हैं एंडेमिक स्पीशीज़। उनके कुछ एग्जांपल्स हैं लायन टेल्ड मकाओ, नीलगिरी तहार, पर्पल फ्रॉग। ये सारी जो वेराइटीज़ हैं, स्पीशीज़ हैं, ये सिर्फ इंडिया में देखने के लिए मिलती हैं। बहुत ज़्यादा हाई कंजर्वेशन वैल्यू होता है इनका, क्योंकि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी बहुत लिमिटेड होता है। ये आपको थ्रू आउट इंडिया नहीं देखने के लिए मिलेंगे, इनके कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर रीजन्स होते हैं जहाँ पर इनको आप देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा वर्नरेबल होते हैं अपने हैबिटेट लॉस के लिए, यानी कि अगर इनका हैबिटेट में कुछ भी चेंजेस आएंगे तो सारा का सारा इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ेगा एंड दे माइट गेट एंडेंजर्ड और एक्सटेंड। तो इनका जो कंजर्वेशन लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इनका ध्यान हमें बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की। अब एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी होती हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क पे होती हैं एक्सटिंक्शन के। एक्सटिंक्शन का मतलब है कि उनका नंबर जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाना, उनको पॉपुलेशन का ज़ीरो हो जाना, वो होता है एक्सटिंक्शन। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो बिल्कुल एक्सटिंक्शन के नियर अबाउट होती हैं आने वाले फ्यूचर में। जैसे इसका एग्जांपल्स है बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, इंडियन एलिफेंट। ये 3 ऐसे स्पीशीज़ हैं जो एंडेंजर्ड हैं। अब क्या क्या कॉजेज़ होते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाती है। पहला उसका आता है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन,
यानी कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए जब ह्यूमंस इंटरफेयर करते हैं नेचुरल हैबिटेट्स में एंड उनके बैलेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर लाइक सेल्फिश एक्टिविटीज़ जैसे पोचिंग, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज। ये सारे ऐसे डिस्ट्रक्शंस हैं जो कि बहुत डायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं हमारी पर्टिकुलर स्पीशीज़ पे, और इसीलिए उनका जो नंबर है वो रिड्यूस होता है एंड वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में आ जाता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है IUCN रेड लिस्ट। IUCN क्या होता है, उसकी रेड लिस्ट क्या होती है, उसके क्राइटेरिया क्या होते हैं एंड क्या क्या कैटेगरीज होती हैं। तो IUCN क्या है? द इंटरनेशनल यूनियन है फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एक इंटरनेशनल यूनियन है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट है, जो कि किसके बारे में बात करता है कि कैसे हम अपने नेचर को कंजर्व कर सकते हैं। तो IUCN ने एक लिस्ट पब्लिश करी थी जिसको उन्होंने नाम दिया था रेड लिस्ट, जो कि हमें बताता है कि क्या हमारा स्टेटस है इन कंजर्विंग आवर पर्टिकुलर स्पीशीज़। तो IUCN के क्राइटेरिया क्या है, पहले उसके बात कर लेते हैं। जो स्पीशीज़ हैं उनको इवैल्यूएशन के लिए कौन कौन से बेसिस से देखा जाता है। पहला है उनका पॉपुलेशन साइज़, कि उनकी क्या नंबर है अभी प्रेजेंट टाइम में। उसके बाद रेट ऑफ डिक्लाइन, कि कितने परसेंट से या कितने स्पीड से उनका जो नंबर है वो डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है। उसके बाद बात करेंगे जोग्राफिकल रेंज की, कि क्या उनका रेंज है, क्या उनका एरिया है, कितने पर्टिकुलर रीजन में उनका हैबिटेट है जहाँ पर वो रहते हैं पर्टिकुलर स्पीशीज़। उसके बाद है डिग्री ऑफ पॉपुलेशन फ्रेगमेंटेशन, यानी कि कितने फ्रेगमेंट्स में जो उनकी पूरा पॉपुलेशन साइज़ है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो भी हम किस में देखते हैं, डिग्री ऑफ पॉपुलेशन फ्रेगमेंटेशन में। लास्ट जो क्राइटेरिया पॉइंट आता है इवैल्यूएशन का वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन, यानी कि क्या चांसेस हैं कि जितना रेट ऑफ डिक्लाइन उनका है उस हिसाब से वो कब तक उनका एक्सटेंशन हम देखेंगे अगर हमने उनको कंजर्व नहीं किया। उसके बाद बात करते हैं कैटेगरीज़ की, कि IUCN के रेड लिस्ट में क्या क्या कैटेगरीज़ होते हैं। अब इसके कुछ मेन कैटेगरीज़ हैं, जैसे पहली कैटेगरी होती है एक्सटिंक्ट की, जिसको हम EX से डिनोट करते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक्सटिंक्ट जो हमारे पास स्पीशीज़ होती हैं उनको हम EX से डिनोट करते हैं, और ये वो एक कैटेगरीज़ होती हैं वो लाइक हमारे पास स्पीशीज़ होती हैं जो जिनका अब एक भी नंबर हमें देखने के लिए नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल डायनासोर्स, ठीक है, तो वो एक्सटिंक्ट में आते हैं क्योंकि अब हम उनको नहीं देखते हैं, वो हमें नहीं दिखते हैं कहीं भी। उसके बाद सेकंड है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, यानी कि वो खुद अपने ऊपर कैपेबिलिटी नहीं होती है उनकी सर्वाइव करने की, उनको एक पर्टिकुलर रिजर्व्ड एरिया में रखा जाता है, तो वो वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं लेकिन उनको प्रिजर्व करके हमने अपने अकॉर्डिंग रखा हुआ है, तो वो होता है EW। इसमें क्या होता है कि ये सर्वाइव ओनली इन कैप्टिविटी, यानी कि जब इनको अपने साथ रखा जाता है, अब अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, तभी ये लोग रह सकते हैं। उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड को हम CR से डिनोट करते हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड के अंदर कौन से स्पीशीज़ आते हैं, सारे वो वाले स्पीशीज़ आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा, बहुत हाई लेवल है उनके एक्सटेंशन का, रिस्क का बहुत ही ज़्यादा, तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आते हैं। फिर उसके बाद आता है एंडेंजर्ड, जिसको हम EN से डिनोट करते हैं, और इनका कंपैरेटिवली लोअर रिस्क होता है क्रिटिकल एंडेंजर्ड से, यानी कि इनके पास भी रिस्क होता है एक्सटेंशन का, लेकिन वो एक्सट्रीम लेवल नहीं होता है, वो थोड़ा लोअर लेवल होता है, इसलिए इनको हमने लिखा है वेरी हाई रिस्क। वल्नरेबल आता है नेक्स्ट कैटेगरी, जिसको हम VU से डिनोट करते हैं, वल्नरेबल। अब वल्नरेबल का क्या होता है, जैसे देखो इनका लेवल ना अब डिक्रीज़ होता रहेगा, जैसे पहले हमारे पास एक्सट्रीमली हाई रिस्क था, अब हमारे पास वेरी हाई रिस्क है, और उसके बाद वल्नरेबल में आएगा हमारे पास हाई रिस्क। अब जो आगे फर्दर कैटेगरी है वो है नियर थ्रेटेंड, जिसको हम NT से डिनोट करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं कि इनको हार्म पहुंचना शुरू हो रहा है, तो ये बहुत ही अभी सिचुएशन हैंडल की जा सकती है, तो वो आता है हमारा नियर थ्रेटेंड में। फिर आता है लीस्ट कंसर्न, जिसको हम LC से डिनोट करते हैं, यानी कि इनका बहुत लो रिस्क होता है एंडेंजर्ड कैटेगरी में जाने का, तो इनको हम लीस्ट कंसर्न बोलते हैं। उसके बाद ऐसी कैटेगरीज आती हैं जिसमें डेटा डेफिशिएंट होते हैं, जिसको हम DD बोलते हैं, यानी कि उन कैटेगरीज़ का हमारे पास इनफ डेटा नहीं है, हमने
कोशिश करी है उनको इवैल्यूएट करने की, लेकिन पर्टिकुलरली हमें एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता हैं जिसके ऊपर हम उनका इवैल्यूएशन कर पाएँ या फिर हम उनको किसी भी कैटेगरी के अंदर डाल पाएँ। तो उनके लिए है डेटा डेफिशिएंट यानी कि DD। लास्ट कैटेगरी होती है नॉट इवैल्यूएटेड, जिसको हम NE से डिनोट करते हैं, और इनको अभी तक एसेस ही नहीं किया गया है, यानी कि इनके बारे में सोचा ही नहीं गया है कि इनको भी इवैल्यूएट किया जाए। वो सारे स्पीशीज़ नॉट इवैल्यूएटेड में आते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी के पास बहुत ही अलग अलग टाइप्स की वैल्यूज़ होती हैं जो कि सिर्फ नेचर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती, बट ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी कल्चरल आइडेंटिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। अब जो वैल्यू है बायोडाइवर्सिटी की वो अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइडेड हैं, जिनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट है अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसमें, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, जिससे कि मैं आगे भी आपको ऐसे यूज़फुल लेसन्स प्रोवाइड कर सकूँ।